हेलो दोस्तों, मैं फिरोज खान। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, हम एमपी की तैयारी कर रहे हैं। हमारा एक्ट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग चल रहा है, जिसकी मैंने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। आज तीसरा वीडियो, अंतिम वीडियो होगा। इसी के साथ हमारा इस एक्ट को आज ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारा अगला वीडियो मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय के बारे में मैंने सामान्य जानकारी डाल दिया हूँ। अगले वीडियो में मैं उसको कंटिन्यू धाराएँ स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप दोस्तों प्लीज़ नोट्स बना से चलें और जितने भी एमपी की तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, और एडीपीओ के साथ साथ आम जन व्यक्ति के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। SC ST व्यक्तियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि उनके भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। कानून से जागरूक होना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है ना। ज़रूरी नहीं है कि तैयारी के साथ ही इसे पढ़ा जाए, आम व्यक्ति भी इसे देख सकता है। आइए देखते हैं अध्याय 5 जो बताता है प्रकीर्ण। इसकी धारा 16, राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। राज्य सरकार इस पर यहाँ पर इस धारा 16 के अंतर्गत क्या करेगी? सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करेगी। और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो था, जो फेल हो गया, वो इतना प्रभावशाली नहीं रहा। उसकी धारा 10 का के उपबंध जहाँ तक हो सकेंगे इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और वसूल करने के प्रयोजनों के लिए उससे संबंध सभी विषयों के लिए लागू होंगे। जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1955 धारा 10 का है, उसी उपबंध यहाँ पर वो लागू होंगे। तो 16 क्या बताती है कि सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की। ठीक है, आइए देखते हैं धारा 17। धारा 17 बताती है विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई। तो कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई कैसी होगी? विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई। विधि से अलग नहीं, विधि के समक्ष, विधि के बताए गए कानून के अनुसार और व्यवस्था तंत्र द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, सब इंस्पेक्टर की पंक्ति से नीचे का ना हो, वह इस मामले को देखेगा। इत्तला प्राप्त होने पर, सूचना मिलने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझेगा, ये विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा जो अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य नहीं हैं और जो उसकी आधिकारिकता की स्थानीय सीमा के भीतर किसी स्थान में निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं, तो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होंने कोई अपराध करने की संभावना है या अपराध करने की धमकी दी है या उसकी राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह ऐसे क्षेत्र को अत्याचार क्षेत्र घोषित कर सकेगा। कौन? जो सब इंस्पेक्टर के नीचे के पंक्ति का ना होगा, उससे अधिकारी, उससे बड़े अधिकारी क्या कर सकते हैं? उस क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकते हैं या शांति और सदाचार बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा। जो कार्रवाई उससे आवश्यक लगेगी, उसको जैसा उचित लगेगा उसके अनुसार वो कार्य कर सकेगा। धारा 17 बताती है। और संहिता के उपबंध धारा अध्याय 8, 10 और 11 IPC के प्रयोजन यहाँ लागू होंगे। IPC हमारी भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 इस अधिनियम में लागू होंगे धारा 17 के अंतर्गत। और राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक किस्में यहाँ विनिश्चित करते हुए बना सकेगी, जिनमें धारा 1 में विनिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवारण के लिए अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सुरक्षा व भावना और पुनः लेने की लिए स्कीमों की विनिश्चित सुनिश्चित कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो इस कार्रवाई मतलब किसी को धमकी मिलती है या कोई बार बार परेशान करता है, तो उप मजिस्ट्रेट, उप अधीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के पंक्ति से नीचे का ना होगा अधिकारी, उस क्षेत्र को अत्याचार घोषित क्षेत्र कर सकता है। जो अभी आवश्यक समझे उस अपराध के साथ वह कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई धारा 17। आइए धारा 18 देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू ना होना। हमारी CRPC 1973 की धारा 438 बताती है कि इसमें जमानत का प्रावधान दिया गया है। क्या है दोस्तों? जमानत का प्रावधान दिया गया है। उसके तहत कोई व्यक्ति अपनी असंज्ञेय मामले में जमानत ले सकता है, उसका अधिकार है। लेकिन इस एक्ट के तहत यदि कोई अपराध करता है तो उसको जमानत का प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं होगा। यहाँ 438 धारा लागू CRPC की नहीं होगी। संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के मामले के संबंध में यहाँ पर लागू नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो इस एक्ट के तहत यदि गिरफ्तार किया गया है तो उस पर 438 CRPC लागू
नहीं होगी तो धारा 438 क्या बताती है, 438 का लागू ना होना। अब धारा 18A जोड़ी गई है जो संशोधन द्वारा 2018 के संशोधन द्वारा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी चर्चा में रहा। वही धारा 18 को लेकर था कि इसमें इस पर भी इस एक्ट के तहत भी जमानती वारंट गिरफ्तारी का जमानत हमको इसमें जमानत दी जाए। तो इसमें काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी बवाल हुआ काफ़ी देश में, है ना। और बोला गया कि ये तो हमारे खिलाफ है, ये हमारे एक्ट को ख़त्म करा जा रहा है, हमारे कानून को कमज़ोर किया जा रहा है। तो काफ़ी हंगामा हुआ। और इसमें एक मामला था 2017 में सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला था। इस मामले में इस हमारे यह जमानती को लेकर बहुत हंगामा हुआ। तो काफ़ी चर्चित है ये 2017 का सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला, जिसमें निर्णय आया 2018 में, जो काफ़ी चर्चित रहा। और इसमें 18A जोड़ा गया। दोस्तों इस 18A इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच नहीं होगी। पहले क्या हुआ, इसमें जांच का आदेश दे दिया गया और जमानत का, तो इसका काफ़ी विरोध हुआ तो 18A वापस जोड़ दी गई और उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच नहीं होगी। उसके बाद इस 18 का में बता दिया गया कि प्रारंभिक जांच नहीं होगी। 18 खा में अन्वेषण अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, और इसमें पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी अब इसमें नहीं होगी। और यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक हो तो इस एक्ट के अधीन किसी और से कानून जो तत्समय प्रबद्ध हो विधि न्यायालय लागू होगा। और न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश से होते हुए भी संहिता की धारा 438 के प्रावधान इस अधिनियम को लागू नहीं होंगे। तो वापस वो 438 जो था उसको वापस कर दिया कि भैया लागू नहीं होंगे। तो काफ़ी चर्चा में रहा ये धारा 18A जोड़ी गई। ठीक है, ध्यान रखना इसमें काशीनाथ का जो मामला महाराष्ट्र का वो काफ़ी प्रसिद्ध था। धारा 19 इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू ना होना। जो हमारे धारा 360 काय की CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 यहाँ पर भी लागू नहीं होती है, क्योंकि जो कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की व्यक्ति जो अपराध करता है तो वो धारा वहाँ पर लागू होगी, लेकिन यहाँ पर लागू नहीं होगी। और संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध 18 वर्ष के अधिक आयु ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी। ठीक है, और CRPC की धारा 360 यहाँ पर लागू नहीं होगी। धारा 19 धारा 20 अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। ये अधिनियम जो है हमारा, ये अन्य विधियों पर क्या होता है, अध्यारोही होना। यानी इस अधिनियम जैसा अन्यथा उपबंध कोई है या उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रबद्ध किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में से असंगत किसी बात के होते हुए प्रभावी होगी। यदि कोई बात असंगत है तो ही ये प्रभावी होगी, अन्यथा। धारा 21 अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य। इस अधिनियम का प्रभावी और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इसका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है कि इस अधिनियम के प्रभावी और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपना तो राज्य सरकार ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार बनाए इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हो। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। केंद्र सरकार बनाएगी नियम और राज्य सरकार उसका पालन करेगी जो आवश्यक हो। ठीक है, विशिष्टता और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता एवं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेंगे। ऐसे व्यक्ति को जिन पर अत्याचार हुआ है या न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है व्यवस्था कराएगा राज्य सरकार। यदि कोई व्यक्ति गरीब है और वो कानून की लड़ाई नहीं लड़ सकता तो राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को सुविधाएं दे। इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्ष्यों के अंतर्गत उनके अत्याचार से पीड़ित भी हैं तो उनकी यात्रा और भरण पोषण, उनके खाने पीने की व्यवस्था या उनका आने जाने की व्यवस्थाओं के पूरे वे की व्यवस्था करे राज्य सरकार। अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था। अत्याचार से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी आर्थिक यदि उनके पास पैसा वगैरह नहीं है, समस्या है, या गरीब हैं या पिछड़े हुए हैं तो उनकी पुनरुद्धार की व्यवस्था करें। और इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के लागू उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारंभ करने या उनका परीक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करेगा राज्य सरकार, उनकी नियुक्ति कर सकता है। और ऐसे समुचित स्तर पर राज्य सरकार ऐसे उपायों की रचना या उनके क्रियान्वयन के लिए सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे समितियों की स्थापना करेगा।
और इस अधिनियम के उपबंधों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए या सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यक्रम समय समय पर कवरेक्षण करने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार नियम बनाएगी और राज्य सरकार को सुनिश्चित करेगी, राज्य सरकार उसको लागू करेगी उस व्यक्तियों के लिए जो पीड़ित हैं। केंद्र सरकार ऐसे उपाय करेगी जो धारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों में समन्वय करने के लिए आवश्यक हो। दोनों का मेल मिलाप बिठाएंगे केंद्र सरकार राज्य सरकार। ठीक है, और केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष संसद की प्रत्येक सदन में केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सदन में पटल पर इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं या उसके द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी। ठीक है, धारा 21 की उपधारा 4 के अंतर्गत बताया गया है कि केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष हर वर्ष क्या करेगी, संसद की प्रत्येक सदन में पटल पर इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं के द्वारा या राज्य सरकार द्वारा दिए गए उपायों का क्या करेगी, उपबंध में रिपोर्ट रखेगी और फिर रिपोर्ट के अनुसार फिर वो संसद के सदस्य क्या करते हैं, तो पास करना या नहीं करना उसका विषय है कि हर प्रत्येक वर्ष इसे रखा जाएगा राज्य सरकार के अनुसरण में। ठीक है, धारा 21 कंप्लीट। आइए देखते हैं धारा 22, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी सद्भावपूर्वक कार्य करता है, कानून के अनुसार कार्य करता है, तो उसे गलत नहीं माना जाएगा, उसको संरक्षण दिया जाएगा। आइए देखते हैं, इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई की जाने के लिए आश्रित किसी व्यक्ति को वाद के लिए कोई भी वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्र सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध किसी अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति को करना था गिरफ्तार आ नामक व्यक्ति को और उसने भूलवश उसको मालूम नहीं किया है, उन्हें बाहू गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि उन्हें उसको बात का एहसास नहीं था, उसको मालूम नहीं थी, उन्हें सद्भावनापूर्वक समझ उस व्यक्ति को पकड़ा लेकिन वो गलती हुई है ना, तो ऐसे व्यक्ति पर संरक्षण दिया गया है धारा 22 के अनुसार सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए। धारा 23, नियम बनाने की शक्ति। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है, कौन बनाएगी? केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। और इसकी उपधारा 23 की उपधारा 2 कहती है कि इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात तथा शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन में नियम बनाए जाने के बाद तुरंत ही प्रत्येक सदन में समक्ष रखा जाएगा और जब सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। जब वो सत्र में होगी तो केवल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा और ये अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी एसटी एक्ट की धाराएँ 23 और अध्याय 5 और टोटल हमने अध्याय 5 और कुल 24 धारा को देखा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं कंटिन्यू अभी अपना एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है ST एक्ट। अब हम अगला विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 लूँगा, उसके बाद बचेंगे हमारे 27 सब्जेक्ट, वो कंटिन्यू मैं एग्ज़ाम से पहले करा दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे जो भी ADPO की तैयारी करने वाले हैं उन तक मेरा वीडियो शेयर करें और बाकी लोग भी देख सकते हैं, आमजन भी, क्योंकि कानून की जानकारी सबके लिए महत्वपूर्ण होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।